हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। मूवी साला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी के डिस्कशन कर रहे थे संवैधानिक विकास पर, और इस क्रम में आप देखेंगे हम लोगों ने क्रिप्स मिशन निपटाया। क्रिप्स मिशन में आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका शुरू होती है। इसी के साथ साथ फिर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध साथ साथ घटनाएं देखने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि विश्व पटल पर भारत की राजनीति या भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने अपना प्लेटफॉर्म जो तैयार किया था वो अब विश्व पटल के सामने जो विश्व के देश थे भारत की स्वतंत्रता के हिमायती बनकर सामने आ चुके थे। चाहे अमेरिका हो, चाहे पड़ोसी देश चीन हो, चाहे अन्य देश हो। आप देखेंगे कि जो है ध्रुवीय राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों का ऐसा खेल खेला गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ये प्लान बनकर तैयार हुआ, और इसी को हम कहेंगे क्रिप्स मिशन के बाद बेवल प्लान या शिमला समझौता। तो इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि जिसे बेवल योजना या बेवल प्लान के नाम से जानते हैं, शिमला समझौता। और इस दौरान आप ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो ब्रिटिश स्वतंत्र राष्ट्र है वहां भी सरकार बदलती है। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था स्वयं जो है टूट चुकी होती है। और इस क्रम में आप ये भी देखेंगे ब्रिटेन के साथ साथ विश्व की जो महाशक्तियां हैं उन्हें हर तरीके के देखेंगे हानि उठानी पड़ती है। वो भी अब इस तरीके के युद्ध से अब क्या है बचना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं आप इसे देखेंगे, इधर भारत की स्वतंत्रता के लिए आप देखेंगे भारत को क्या है धीरे धीरे जो वो स्वतंत्र कर रहे थे, अब अचानक समीकरण ऐसे बने कि एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरी भूमिका क्या क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो और द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब हुआ कि वहां की सरकार ब्रिटेन की जो है सरकार में बदलाव होता है। तो भारत में भी आप देखेंगे शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखोगे तो कुछ बदलाव होते हैं। तो उसी के संदर्भ में चलते हैं। बेवल प्लान 1945 पूछा जाता है आपसे कब आया था ये, तो लिखा हुआ है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, अभी द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है, देख लीजिए। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखें खत्म हो चुका था। इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे। हमने बताया इंग्लैंड में लेबर दल का प्रभाव पड़ रहा था। आप देखेंगे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर दल दो पार्टियां वहां मुख्य रूप से थी। और इसमें देखेंगे जो कंजर्वेटिव पार्टी बोली जाती है वो ट्रेडिशनल विचारों की मानी जाती है, थोड़े कड़े विचारों की मानी जाती है कि हम रूढ़िवादी हैं, तो वो रूढ़िवादिता को लेकर चलते हैं। लेबरवादी पार्टी को ऐसा माना जाता है कि ये थोड़े उदार हैं, लिबरल विचारों वाले हैं, नए नए विचार आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं समय के साथ या समय के साथ। उसी के क्रम में आपसे बात होगी कि इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे और इंग्लैंड में लेबर पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी क्रम में चर्चिल जो स्वयं कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेबर पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को अगर बात करेंगे देखकर भारत में संवैधानिक सुधारों का एक नाटक करने की फिराक में थे। और ये नाटक उसी तरीके का नाटक है कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का एक नाटक था। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार का एक नाटक था, तो आप कहोगे, अगर मेंस के एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हो एनालिसिस के क्रम में, ऐसा पीटी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तो संवैधानिक सुधारों का नाटक था अगर बात करेंगे इस क्रम में। अगर इसी क्रम में अगर और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि अब शुरू होगा बेवल प्लान। तो अब आए इसी बेवल प्लान के संदर्भ में हमने बताया कि ये भी एक नाटक था, लेकिन क्या था, अब विश्व पटल की देशों के लोगों का दबाव ब्रिटिश पर पड़ चुका था। तो कहीं ना कहीं ने भारत को स्वतंत्रता भी देनी थी क्रम में। तो इसी क्रम में 1943 में लॉर्ड लिथगो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन थे, भारत के वायसराय। तो ये वायसराय की जगह भारत के वायसराय कौन बनाए गए, नए गवर्नर जनरल बनकर नियुक्त हुए जिन्हें लॉर्ड बेवल के नाम से जानते हैं। इसके पहले भी भारतीय सेना में कौन थे, सर्वोच्च सेनापति थे और उन्हें भी भारतीय समस्याओं की अधिक जानकारी थी। ऐसा लेबर पार्टी ने इन चीजों को देखते हुए भारत आते ही आप देखेंगे कि संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न शुरू कर दिए गए।
और इसी क्रम में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे। अंततः चर्चिल ने 1945 में विचार विमर्श के लिए बेवल को लंदन बुलाया। इस क्रम में देखेंगे, क्योंकि ये था तो एक नाटक, क्योंकि बेवल ने क्या किया, बेवल को चर्चिल ने क्या किया कि दोबारा से नियुक्त कर दिया कि हम इनको नियुक्त करते हैं। इधर क्या हुआ कि इनको नियुक्त हुआ और उधर क्या हुआ कि चुनाव हुए और सरकार बदल गई। तो इस क्रम में बेवल योजना की संवैधानिक सुधारों की अगर रूपरेखा की बात करेंगे तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि जून 1945 में बेवल सुधारों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। जून के संदर्भ में ये डेट याद रखना, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि किस समय, डेट के साथ ये सन याद रखिएगा। इस क्रम में तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को क्या हुआ, निमंत्रित किया गया कि आइए और एक डेस्क पर बैठकर बात करते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से आप देखेंगे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कुछ उसी तरीके का ये प्रावधान है। उसी क्रम में तो स्वयं गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त इस परिषद के अन्य सभी सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों के नेता ही होंगे और सभी भारतीय राजनीतिक नेताओं को यहां क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। इस आमंत्रण के दौरान अगर बात करेंगे तो भारत सरकार की अगर बात होगी तो सरकार का इन्होंने कहा कि भारत सरकार का विदेश विभाग भी एक भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। इस संदर्भ में बेवल योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है और सरकार ये कहती है कि सरकार का जो विदेश विभाग है वो भी एक भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। इस क्रम में कार्यकारिणी परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होते हुए भी प्रमुख संप्रदायों की अगर बात होगी संतुलित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इस तरीके का बनाया गया कि सभी लोगों का संतुलित एक आइडिया, सभी लोगों की समान संख्या की भागीदारी हो और जिस पर क्या है, सभी सामाजिक भारत की प्रमुख गतिविधियां जो है संवैधानिक समस्याओं पर विचार किया जा सके। इस क्रम में तो देखेंगे कि आगे अगर हम इस क्रम में देखें तो इस क्रम में देख सकते हैं कि आगे कार्यकारिणी परिषद का एक प्रकार की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की समान होगी। ऐसा अब देखिए बेवल प्लान में रखा गया कि और क्या होगा, तो कहा गया कि कार्यकारिणी परिषद एक प्रकार की कैसी होगी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, मतलब हम थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, मतलब ये अंतरिम है कुछ समय के लिए। और गवर्नर जनरल निषेधाधिकार का प्रयोग अकारण नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान बेवल योजना में किए गए। आप देखेंगे कि बार बार जो निषेधाधिकार का मतलब वीटो, तो वीटो का प्रयोग जो वायसराय बार बार कर देते थे वो अब अकारण नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक नाटक था। अगर बात करेंगे इस क्रम में तो इस नाटक के क्रम में दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, दूसरे अधिराज्यों के समान की बात होगी अगर, तो ये भी देखेंगे। हाँ, अब हो गए दूसरे राज्यों के अधिराज्य के संदर्भ, मतलब पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में समान ही भारत में भी अधिराज्य मतलब है जहां ब्रिटेन की जो है साम्राज्य था, ब्रिटेन के व्यापारिक एवं अन्य हितों की देखरेख के लिए क्या होगा, ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्त की जाएगी। ऐसी बात की गई है कि जैसे दूसरे अधिराज्य का मतलब दूसरे राष्ट्र है। राज्य उस समय आप देख सकते हो, अगर पॉलिटिकल साइंस की विचारधारा की बात करें तो राज्य पहले क्या था, आज का जो राष्ट्र राज्य है वही पहले राज्य हुआ करता था। जो आज राष्ट्र की संकल्पना में हम बात करते हैं, देश की संकल्पना, वो पहले हम अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस के विचार में अधिराज्य या राज्यों के संदर्भ में, तो राज्य उस समय राष्ट्र राज्य के समान थे, राष्ट्र के समान। तो दूसरे अधिराज्यों के समान ही भारत में भी क्या होगा, ब्रिटेन के व्यापारिक एवं अन्य हितों की जो है क्या किया जाएगा, ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्त की जाएगी। युद्ध की समाप्त कर भारतीय लोग अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे। कहा गया कि युद्ध समाप्त होगा और भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। अब बेवल प्लान की भूमिका के संदर्भ में देखेंगे और इसी क्रम में अगर आगे बात करें, यह एक कार्यकारिणी परिषद कहलाई जाएगी, जो आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की गई इसमें। और योजना इसी तरह की काउंसिल राज्यों प्रांतों में भी बनाई जाएगी।
इस तरीके से आप देख सकते हैं बेबल प्लान के कुछ पॉइंट, और इसमें से कहीं ना कहीं क्या होगा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बेबल प्लान का मुख्य कंक्लूजन देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने शिमला में नहीं गए हैं, अभी शिमला से पहले की बात है। ये क्या है, जैसे बेबल को लंदन बुलाया जाता है, लंदन के साथ एक रूपरेखा, और उस रूपरेखा को ये भारतीय नेताओं के समक्ष देख सकते हो, दिल्ली में रखते हैं। तो उसी क्रम में इस कंक्लूजन की बात है कि राजनीतिक दलों का एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया जाना है, जिससे कि कार्यकारिणी की बात होगी, परिषद के मेंबर्स के सर्वनाम पृथक सूचियां तैयार करने की जा सकें। तो इस क्रम में देख सकते हैं कि क्या होगा, कि जिसमें क्या होगा, नए नए ज्वाइंट जो कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी थी, इसमें क्या होगा, परिषद में कार्यकारिणी मेंबर की सर्वमान, ठीक है, और पृथक सूचियों की कर जो है पृथक पृथक सूचियां की जाएंगी और उनकी नियुक्ति की जा सके। इस पॉइंट के संदर्भ में बेबल योजना के संदर्भ में अगर लगे तो देखेंगे, अगर कंक्लूजन हम लोग बात कर रहे हैं तो ठीक ठाक लग रही थी देखने में, ठीक है, लेकिन सांप्रदायिकता को कम करने के बदले इसने और बढ़ाने का ही काम किया। अगर बात करेंगे, जैसे हमने देखा कि मुसलमान और हिंदुओं को समान अनुपात में आप देखेंगे देने की बात इसमें कही थी, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से ये भारतीय नेताओं को पहले भी मान्य नहीं था। इस क्रम में अगर बात होंगे, इस क्रम में कहीं ना कहीं मुस्लिम पार्टी को अधिक वरीयता देकर और भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने के काम आप देख सकते हो किस तरीके से किया गया था उस समय। तो इस क्रम में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बात बोलते ही अगर भारतीय नेता ये कह देते कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या होता कि लग जाता कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कौन है, मुस्लिम या जिन्ना विरोधी हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हिमायती, या आप देखेंगे तो इस धर्म में या दूसरे धर्म के हिमायती नहीं है। और यही चाल खेली देखेंगे इन्होंने जो है बेबल ने, जिसे कहते हैं, तो बेबल ने यही चाल खेली, लॉर्ड बेबल ने, और इसी के क्रम में भारत में क्या हुआ, सांप्रदायिकता को फिर से उभारने का काम कर दिया। इस क्रम में बात होगी, अब मुस्लिम लीग की राजनीतिक समानता के बदले सांप्रदायिक समानता की मांग का पहली बार बेतानी नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया। देखिए उसका स्पष्टीकरण है, ये जिस चीज का हम अभी बात कर रहे थे आपसे, उसका ये क्या है, एक स्पष्टीकरण है, आप इसे देखेंगे तो इस स्पष्टीकरण की बात होगी, ठीक है। तो इस स्पष्टीकरण में क्या हुआ, सांप्रदायिक समानता की बात की मांग पहली बार ब्रिटेन की नीति में घोषणा का अनुमोदन किया गया। अब यही बात भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के क्या हुआ, गले की फांस बनने लगी, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए। ठीक इस क्रम में देखेंगे, क्योंकि भारत में उस समय सांप्रदायिकता को उभारने में ब्रिटिश सरकार ने अपना भरपूर योजनाओं का प्लान बनाया। ठीक है, एक तरफ एक को जोड़ो, एक को तोड़ो, एक को जोड़ो, एक को तोड़ो की नीति का पालन किया। इस क्रम में अगर बात करेंगे तो इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे कि अब आएंगे शिमला सम्मेलन। अब शिमला सम्मेलन में अब बात शुरू होगी बातचीत के दौरान कि क्या क्या बातें हुई इस बेबल प्लान के संदर्भ में। जो बेबल प्लान बेबल लंदन जाकर लेकर आए थे ब्रिटिश सरकार से, ठीक है, वहां के प्रधानमंत्री से उस समय, और आप इस समय क्या हुआ, बेबल ने आए और उसकी फिर क्या हुआ, शिमला में एक बैठक बुलाई, और उसी शिमला के बैठक में आप देखेंगे सभी नेताओं को बुलाया जाता है भारत के, उसकी हम चर्चा आपके सामने कर चुके हैं। अगर हम शिमला सम्मेलन में आगे की बात करें तो देखेंगे कि लॉर्ड बेबल ने बेबल योजना के प्रावधानों पर विचार करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश भारत की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। आपको पता होना चाहिए कि उस समय आप देखेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी देखेंगे कौन थी, शिमला हुआ करती थी, में 21 भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया, और देखेंगे 25 जून 1945 को शिमला में बेबल की अध्यक्षता में सम्मेलन यहां प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसमें प्रारंभ के संदर्भ में कांग्रेस, लीग का मतलब मुस्लिम लीग के अतिरिक्त कौन कौन थे, सिख थे, दलित वर्ग थे, यूरोपीय दल थे, और प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करके आमंत्रित किया गया, और सम्मेलन में बेबल प्रस्ताव पर विचार किया गया।
और ये विचार पे आप देखेंगे सभी नेताओं की संख्याओं का अनुपात को समानता को ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन बुलाया गया भारत में संवैधानिक गतिरोध या संवैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए। अगर बात करें तो इस संदर्भ में अब इस क्रम में क्या हुआ, बेबल योजना में ऐसे भारतीय स्वशासन पर सहमति बनाने के लिए आई। ठीक है, अब बेबल प्लान में क्या हुआ, भारतीय स्वशासन मतलब भारतीय अपना शासन स्वयं से करेंगे। तो इसके लिए एक योजना बनाई जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और बात करेंगे दोनों समुदायों के बहुमत और वाले क्षेत्रों की बात होगी। तो क्षेत्रों को क्या हुआ, बहुमत की शक्तियों को क्या क्या घटा दिया गया। इस क्रम में अगर बात होगी तो देखा कि बेबल योजनाओं में भारतीय स्वशासन की बात की गई, इस पर सहमति बनाने की बात आई तो सहमति बनाई गई और इसमें मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व और दोनों समुदायों के बहुमत वाले क्षेत्रों में बहुमत की शक्तियों को थोड़ा कम कर दिया गया या घटा दिया गया। अगर आगे बात होगी तो इस क्रम में शिमला सम्मेलन के क्रम में तो ये भी देखेंगे कि शिमला सम्मेलन के दौरान ही शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में आप देखेंगे कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया। आप इस क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी ने हिस्सा लिया था और ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर बात करें तो सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम किससे होंगे, मुस्लिम लीग से ही लिए जाएंगे। ऐसा बेबल प्लान में बात की गई कि जिन्ना द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जो दिया गया कहां, शिमला सम्मेलन के दौरान कि वायसराय की जो कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं। और यही बात देख सकते हैं कि इस क्रम में कि क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। और ये बात आप देखेंगे ना तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है स्वीकार थी, ना ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार थी। दोनों ही नेताओं को यहां पर यह बात स्वीकार नहीं थी कि एकमात्र मुस्लिम लीग ही कैसे सिर्फ मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है। आप देख सकते हैं बल्कि कांग्रेस में भी मुस्लिम लोग थे या मुस्लिम लोग के मुस्लिमों धर्म से के नेता भी थे, समर्थक भी थे। अगर बात करें तो इस क्रम में दोनों ही नेताओं में क्या हुआ, एक गतिरोध का दौर शुरू होता है। और इस गतिरोध के क्रम में अगर आगे बात होगी तो इसी गतिरोध के संदर्भ में कि बेबल के कार्यकारिणी परिषद के कुल 14 स्थानों में से 6 स्थान मुस्लिमों को प्रदान किए गए। अगर बात करेंगे और ब्रिटिश ने उन्हें किसी भी ऐसे संवैधानिक प्रस्ताव जो के हित में ना हो के संदर्भ में क्या हुआ, वीटो की शक्ति भी प्रदान की। और मुस्लिमों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितने थी, 25%। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि उस समय के संदर्भ में तो जो हित थे इस संदर्भ में ऐसी बात की कि 6 स्थान मुस्लिम सदस्यों को दिया जाएगा, नेताओं को दिया जाएगा। और जब ब्रिटिश में उन्हें किसी ऐसे संवैधानिक प्रस्ताव जो उनके हित में ना हो वहां पर ये वीटो का अधिकार भी मुस्लिम लीग के उन सदस्यों को जो कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य होंगे, नेता होंगे, उनको वीटो की शक्ति प्रदान की गई। अगर हम आगे देखें इस क्रम में तो देखेंगे कि अगर कांग्रेस ने यहां पे मांग की कि जिसमें कांग्रेस द्वारा परिषद में नामित सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में बात होगी, मुस्लिम सहित किसी भी समुदाय के प्रतिनिधियों से कराने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो इस क्रम में देख सकते हैं कि कांग्रेस ने यहां क्या मांग की मुस्लिम लीग के संदर्भ में, तो कांग्रेस द्वारा कहा गया कि कांग्रेस द्वारा परिषद में नामित सदस्यों का चुनाव मुस्लिम सहित किसी भी समुदाय के प्रतिनिधियों से कराने का अधिकार प्रदान किया जाए। इस क्रम में कहा गया तो उन्होंने सभी समूह सभी हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव रखा शिमला सम्मेलन में। अगर हम इस क्रम में आगे देखते हैं तो आगे के क्रम में अगर बात होगी तो देखेंगे, आगे के क्रम में अगर बात होगी
तो देखेंगे कि सम्मेलन में लॉर्ड बेवल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसी वीटो शक्ति सौंप दी। हमने इस पे चर्चा की जो है किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के जो है क्या करेंगे, विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। इस क्रम में अगर आगे बात करेंगे, वीटो के अधिकार जो मुस्लिम लीग को शिमला सम्मेलन में मिला हुआ था, यदि यह मुसलमानों के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर क्या हो गए, ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग ने यहां किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, फिर वह प्रस्ताव पर क्या होगा, जो लॉर्ड बेवल या जो कार्यकारिणी परिषद थी, उस परिषद के 2/3 की बात हो रही है कि 2/3 के संदर्भ में अगर बात होगी कि 2/3 के संदर्भ में 2/3 के बहुमत से फिर पारित किया जाएगा। इस संदर्भ में देख सकते हैं। अगर आगे के संदर्भ में अगर बात होगी तो ये देखेंगे कि वार्ता मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के मुद्दों को लेकर अटक गई। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यही बात जो है ब्रिटिश साम्राज्य या बेवल प्लान चाहते, बेवल योजना के तहत यही मेन मुद्दा भी था कि किस तरीके से इस नाटक को कंप्लीट किया जाए। तो इस नाटक को कंप्लीट के क्रम में अब मुस्लिम लीग ने क्या हुआ, मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं उस समय अधिकार दे दिए जाने से क्या हुआ, मुस्लिम लीग आप देख सकते हैं कि उस दौरान एक तरफ दिखावा यह था कि हम क्या हैं, ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। ब्रिटिश सरकार ये दिखा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अधिकार देकर चली जा रही थी जो कहीं ना कहीं भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की बजाय सांप्रदायिकता को जन्म दे रहे थे। हालांकि इस दौरान अगर बात करेंगे जो है मुस्लिम लीग कमजोर पड़ रही थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का अभियान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो 1940 इसके बाद 1943 का कई प्रयास किए गए, लेकिन 1940-1943 में जो घटना घटी उस क्रम में देखेंगे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये तय हो गया था नियर अबाउट कि भारत ने एक जो पाकिस्तान की मांग की गई थी उस समय, उसका निर्माण अब स्वतः जल्दी ही होगा। अगर बात करेंगे तो इस संदर्भ में देखेंगे स्वतः इसलिए क्योंकि कुछ लोग मिलकर एक देश के निर्माण करने की भूमिका में लगे हुए थे। अगर बात करेंगे तो इस क्रम में वार्ता मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के मुद्दों को अटक गई, जिसमें जिन्ना ने कहा गया कि कोई भी गैर मुस्लिम कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं होगा और मुस्लिमों को आप बात करेंगे कि प्रतिनिधियों के अधिकार का सिर्फ मुस्लिम लीग को ही है। ऐसा ब्रिटिश सरकार की बात की। कांग्रेस का मानना था कि मुस्लिमों सहित किसी भी संप्रदाय के लोगों को कार्यकारिणी पर शामिल करने का अधिकार है। हम इस पर बात कर चुके हैं। अगर बात करेंगे आगे की बात होगी कि जिन्ना ने इस अनुचित और अप्रजातांत्रिक प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या किया, विरोध किया। तो आप देख सकते हैं जिन्ना का प्रस्ताव जिसे अनुचित और अप्रजातांत्रिक दोनों बोला गया, इस क्रम में बात होगी को क्या किया गया, कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया और लॉर्ड बेवल ने 14 सदस्यों वाली परिषद में 6 सदस्य मुसलमानों में से चुने गए। फिर भी लीग ने इस योजना का विरोध किया। आप देख सकते हैं कि 14 सदस्यों में से 6 सदस्यों को मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए। इसके बाद भी लीग ने क्या किया, बेवल योजना शिमला सम्मेलन का विरोध किया। अंततः लॉर्ड बेवल ने इस योजना को यहीं पर निरस्त कर दिया। जैसे ही लीग ने इसका विरोध किया, लॉर्ड बेवल ने अंततः फिर देखा कि अब साइज समझौता नहीं हो सकता और इसी के साथ लॉर्ड बेवल ने शिमला सम्मेलन के समझौते की समाप्त की घोषणा कर दी। इस क्रम में बात होगी आगे की घोषणा के संदर्भ में। अगर बात करें तो ये भी देखेंगे शिमला सम्मेलन का असफल होना क्या कारण थे। हालांकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन पीटी या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ निकल कर आए आपके सामने कभी क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं। तो इस क्रम में बात होगी तो लिखा है कि शिमला सम्मेलन आशापूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुआ। आशापूर्ण मतलब भविष्य में ऐसी संभावना आए कि सब सही हो, सभी नेताओं को समान प्रतिनिधित्व देने के बाद क्या हुआ, सभी लोगों की बातें सुनी गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ लीग को इन ऐसी बातें रखी कि कभी कांग्रेस असहमत हो गई, कभी लीग असहमति हो गई और लीग से बेवल असहमत हो गए और क्या हुआ, बेवल प्लान समाप्त हुआ। तो इसी क्रम में देखेंगे कि शिमला सम्मेलन जो होता है आशापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, लेकिन 2 दिन के उपरांत ही इससे क्या कर दिया गया,
2 दिन के उपरांत ये स्थगित कर दिया गया। अगर बात करेंगे, इसका कारण यह था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हो सका। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं क्या हुआ, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी इस पर कोई समझौता नहीं हो सका और यही कारण हुआ कि ये प्लान स्थगित हुआ। अब ये कोई समझौता क्यों नहीं समझौता नहीं हो सका, तो इस पे हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे वो पॉइंट थे जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक नाटक था। लेकिन नाटक के पीछे आप देखेंगे, अब यहीं पर मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना आजाद का मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी की जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें 3 मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ 2 राष्ट्रीय मुसलमानों को भी सम्मिलित किया गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो है भारत के साथ साथ, जिसे कांग्रेस मुस्लिम लीग कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही भारत क्या हुआ, भारत में सिर्फ मुस्लिम नेता या मुस्लिम लोगों की एक प्रतिनिधि संस्था है, बल्कि कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय, कांग्रेस सर्वसमावेशी की नीति को अपनाते हुए क्या है, सभी लोगों को मौका दिया कि चलिए मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग को इस बात को लेकर एक आपत्ति भी थी कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस की परिषद या कांग्रेस पार्टी, अगर बात करें उस क्रम में, कांग्रेस पार्टी उस समय नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस समय पार्टी सिस्टम तो बाद में जन्म हुआ, पार्टी नहीं थी, कांग्रेस संगठन की बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस उस समय बना था भारत की स्वतंत्रता की आजादी के लिए। तो इसी कांग्रेस ने आप देख सकते हैं कि इस कांग्रेस संगठन में अगर बात होगी तो इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ 2 राष्ट्रीय मुसलमानों को भी सम्मिलित किया गया। और ये बात मुस्लिम लीग को पसंद नहीं थी कि बार बार ये कांग्रेस वाले ऐसा काम कर देते हैं कि हमारे काम में क्या हुआ, जो है टांग अड़ा देते हैं, जिसे कहते हैं काम में बाधा डाल देते हैं, या उनकी नीति असफल होती नजर आने लगती है। इस क्रम में तो देखेंगे, इस क्रम की अगर बात होगी तो इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो देख सकें कि मुसलमानों को सम्मिलित किया अगर बात होगी, ठीक है, 3 मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। अब जिन्ना ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि कार्यकारिणी परिषद के 5 मुस्लिम सदस्य जो हैं मुस्लिम लीग के ही प्रतिनिधि होने चाहिए, किसी अन्य पार्टी में कोई भी प्रतिनिधि मुस्लिम लीग का नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर जिन्ना ने इस दावे को कांग्रेस ने क्या किया, स्वीकार ही नहीं किया। और यहीं पे आप देखेंगे क्या हुआ, जो है शिमला सम्मेलन की असफलता की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं भविष्य के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो असफल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस क्रम में देख सकते हैं। तो आगे अगर हम इस क्रम में देखेंगे कि शिमला सम्मेलन ने 2 बातें स्पष्ट कर दी। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो शिमला सम्मेलन में 2 बातें की स्पष्टता के क्रम में देख सकते हैं। कौन कौन सी, कि प्रथम है कि ब्रिटिश सरकार अनिच्छा से ही सही, ठीक है, भारतीयों को भारत का शासन सौंपना चाहती है। ब्रिटिश सरकार अनिच्छा से, मतलब इच्छा तो नहीं है, अनिच्छा से ही सही भारतीयों को जो है भारत का शासन सौंपना चाहती है। अगर बात करें, दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि भारत की संवैधानिक समस्याओं के समाधान तब तक संभव नहीं है, कब तक, जब तक कि अगर बात होगी कि सांप्रदायिक समस्या का निराकरण ना हो जाए। और सांप्रदायिक समस्या के लिए तो मुस्लिम लीग को बैठा रखा था किसने, ब्रिटिश सरकार ने। अगर बात करें कब से बैठा रखा था, तो आप देख सकते हैं 1906 से बैठाला था और 1947 तक बैठाला। तो इस क्रम में देख सकते हैं लगातार सांप्रदायिकता की समस्या का निराकरण कभी हो ही नहीं पाया। अगर बात करेंगे, एक तरफ जब भी भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस दौर में सांप्रदायिकता को हल करने के लिए मुस्लिम लीग को शामिल करने की बात, मुस्लिम लीग को मिलाने की बात की, मुस्लिम लीग उतनी ही दूरी बनाकर चलती रही। कहीं ना कहीं देख सकते हैं। दूसरी बात करें कि भारत में अगर बात करें, गांधी जैसे नेताओं की अगर बात होगी, गांधी जी से कहा जाता है गांधी जी जिन्ना के हिमायती थे, लेकिन जिन्ना के हिमायती नहीं थे, वो मुस्लिम या सभी धर्मों के हिमायती थे, भारत के विभाजन के हिमायती नहीं थे। अगर बात करेंगे गांधी जी भारत के विभाजन के हिमायती नहीं थे गांधी जी, इस क्रम में बात हो गई। और गांधी जी पर यही आरोप लगा। और फिर क्या थे, गांधी जी के अंदर मानवता थी,
मानववादी भी कहे जाते थे, अराजकतावादी तो थे ही। गांधी जी अराजकतावादी दार्शनिक थे। अराजकतावादी ऐसे नहीं है कि कहीं गली डंडे में लेके चले गए अराजकता फैलाने लगे। उन्होंने तो सदैव अराजकता को क्या कहा जाता है, समाप्त किया। लेकिन वो उनसे गांधी जी के संदर्भ में कहा जाता है गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। वो क्रम दूसरा है, आप उसे बात करेंगे। तो उस संदर्भ में ये मत सोचिएगा कि जब उन्हें अराजकतावादी बोला जाता है तो वो मुस्लिम लीग के हिमायती थे इसलिए अराजकतावादी थे, या मुस्लिम लीग के नेताओं की समस्याओं के समाधान के क्रम में जो है भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को बार बार मिलाने की जो कोशिश थी उनकी, उस क्रम में अगर उन्हें अराजकतावादी बोलेंगे तो कह सकते हैं एक पॉइंट के संदर्भ में कि हाँ, क्योंकि वो मिलाने के संदर्भ में मानववादी या उस विचारधारा के संदर्भ में बात देख सकते हैं, लेकिन उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी बोला जाता है, याद रखिएगा इस क्रम में। तो इस क्रम में तो भारत में अगर बात होगी, भारत के संवैधानिक समस्याओं के समाधान तब तक संभव नहीं था जब तक सांप्रदायिक समस्या का निराकरण ना हो जाए। और यही सांप्रदायिक समस्या का निराकरण आप देखेंगे उन्होंने कैसे किया। तो दो समस्याएं आई। अब इसके क्रम बाबल प्लान हुआ, फेलियर हुआ। अब बाबल प्लान के बाद जो गैप था उस क्रम में क्या हुआ अगर बात करें, ठीक है। और अगर बात करें एक पॉइंट यहां पे और, ठीक, कि जो भारत में सांप्रदायिकता का जन्म की अगर बात करें तो भारत में आप देख सकते हैं उन्होंने भारत के सभी चीजों का अध्ययन पहले ही कर रखा था। 1906 तक आते आते लगभग भारत की सामाजिक समस्याएं, भारत में कैसे विवाह होते हैं, कौन सा धर्म क्या कार्य करता है, आप उसी समय जब सिराजुद्दौला का शासनकाल बंगाल में हुआ करता था उस क्रम के दौरान ही उन्होंने भारत की सामाजिक समस्याओं को, चीजों को समझ लिया था और उन्होंने इसको नई तोड़ बनाने के लिए उन्होंने 1906 तक आते आते एक नई विचारधारा का जन्म दिया, जो कुछ लोग पहले से ही चाहते थे क्या कि एक मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए। तो एक कांग्रेस की अगर बात करें तो बहुत लंबी सोची रणनीति थी और मुस्लिम लीग का निर्माण भारत में जो सांप्रदायिकता का निर्माण है, भारतीय समस्याओं के क्रम में अगर बात करें जो भारत में पहले से ही प्रथाएं चली आ रही थी, उन्हीं प्रथाओं को उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे भारत में लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो इस क्रम को या इस चीज को उन्होंने सीखा और इसी सीख से उन्होंने क्या हुआ, एक नए विचारधारा को जन्म दिया जो पर्दे के पीछे बैठकर जिसे हम कहते हैं मुस्लिम लीग के संदर्भ में, और खुद सामने ना आकर कुछ मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा कर कर एक मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। इसी क्रम की बात की हम बात देख सकते हैं। तो देखेंगे बेवल प्लान के फेलियर होने के बाद क्या होता है। तो इस क्रम में जुलाई 1945 के संदर्भ की बात होगी। जुलाई 1945 में अगर बात होगी, इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। हमने आपसे बताया था कि लेबर पार्टी को यहां बहुमत प्राप्त हुआ, चर्चिल हार गए, चर्चित होते हुए भी। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत चर्चित थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल हार गए और एटली इंग्लैंड के अब प्रधानमंत्री बने, याद रखिएगा। और लेबर पार्टी भारत के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखती थी। अगर बात करेंगे इस क्रम में तो देखेंगे, हमने बताया था ये चीज पहले ही। और भारत की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बेवल की इंग्लैंड बुलाकर आप देखेंगे उनसे बातचीत की। एटली ने भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए बहुत चुनाव देखेंगे के लिए चुनाव कराने की बात की गई, ऐसी घोषणाएं की गई। ठीक है, अब जो गैप खाली हुआ बेवल प्लान के बाद, बहुत सारे काम किए गए इनको सॉल्व करने के लिए, तो बेवल के बुलाया गया। अब बेवल के साथ साथ आप देखेंगे कि इसके साथ साथ 1945-46 के इलेक्शन में आप देखेंगे सामान्य स्थानों पर कांग्रेस को और मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। इस दौरान केंद्रीय विधानसभाओं में कांग्रेस को 57 और लीग को 30 सीटें मिली, आप इस क्रम में देख सकते हैं। और प्रांतों में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। फलस्वरूप हिंदू बहुल जो प्रांतों में अगर बात होगी, कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनते हैं। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, पर पंजाब में अगर बात होगी खिजर या हिजर की बात हो, खिजर हयात के नेतृत्व में